नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम पिछले के वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के नियम सीखे थे और कुछ एग्जाम्पल भी हमने लगाए थे, उसको सॉल्व किए थे। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं वो अपर्याप्त हैं। आपकी तैयारी के लिए और भी ज़्यादा एग्जाम्पल की ज़रूरत है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको और सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा और मेरे साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपको उसका नियम अच्छे से समझ में आ गया है तो आप उसे मेरे साथ साथ हल कीजिए। वीडियो को पॉज करके रोक करके आप उसको जो है सॉल्व कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए और फिर ऑन करके मेरे साथ उसका मिलान करिए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी बेहतर होगी और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा। आपकी जो समझ है उतना ज़्यादा अच्छा विकसित होगा। इसलिए किसी भी क्षेत्र में कहा भी गया है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अधिक वक्त न लेते हुए मैं आपका ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस थे उसके कुछ नए एग्जाम्पल मैंने कुछ यहाँ पर अपनी नोटबुक में नोट किया हुआ है आज, क्योंकि सोचने में थोड़ा कभी कभी टाइम लग जाता है। इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम आज अपनी इस नोटबुक में कुछ एग्जाम्पल नोट किए हैं और उसी को आज आपके सामने सॉल्व करूँगा। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम पॉजिटिव सेंटेंस हम सॉल्व करते हैं। पॉजिटिव यानी सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब होता है एकदम सीधा सीधा वाक्य जिसमें नहीं या कभी नहीं जैसे शब्द का प्रयोग नहीं हुआ रहता, ना नुकुर की बात नहीं रहती, तो ये सकारात्मक वाक्य होते हैं। इसके और हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल है, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। देखिए, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। देखिए दोस्तों, ये पॉजिटिव वाक्य है और अफर्मेटिव सेंटेंस भी इसको कहते हैं। आपको सबसे पहले हमने बताया था कोई भी सेंटेंस है इसको अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि यह कौन से काल का है और उस काल में कौन सा मतलब कि उसका मुख्य काल है। जैसे कि यह अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं, लास्ट में है लिखा है, इससे आपको पता चल गया ये प्रेजेंट है यानी वर्तमान काल है। करते हैं हमने बताया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, जिस वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं या आदत को प्रकट करता है या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ को दर्शाता है, ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य कहते हैं। और इनके अनुवाद के नियम हमने बताए थे आपको। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप पहचान गए हैं इस वाक्य का, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं, ते हैं आ रहा है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब अनुवाद के नियम आप याद कीजिए, क्या है इसके अनुवाद के नियम। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले आप लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही इसका नियम है, मतलब स्ट्रक्चर यही है, सीक्वेंस यही है। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं अंग्रेजी में, फिर वर्ब लिखते हैं, उसके बाद वर्ब में यस या ईएस दोनों में से कोई एक इसमें जोड़ देते हैं, कोई एक इसमें जोड़ते हैं अकॉर्डिंग टू। अगर सब्जेक्ट के रूप में आई वी यू या दे हैं तब सब्जेक्ट वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ते हैं, जबकि ही सी इट और एक वचन सब्जेक्ट के साथ
वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं। तो इतनी बेसिक सी बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैंने डस्टर लेना भूल गया, डस्टर कहाँ गया? ये तो मैंने आपको ये रिवाइज भी करा दिया। और आप देखिए कि अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। अब इसको अनुवाद करना है। तो सबसे पहले पहचानिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है? अध्यापक के बारे में। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? अध्यापक। ये अध्यापक क्या हो गया? ये हो गया सब्जेक्ट। वर्ब क्या है, यानी क्रिया क्या है? प्रवेश करना। यहाँ देखिए, प्रवेश करते हैं। प्रवेश करना एक क्रिया है। ये है आपका वर्ब। वर्ब। कक्षा में प्रवेश करते हैं, क्लास। तो क्लासरूम क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गया। ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब इसको हम अनुवाद कर देंगे। अनुवाद करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? अध्यापक। अध्यापक को अंग्रेजी में कहते हैं टीचर्स। टीचर, CHER, टीचर। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब इस वाक्य में हमने लिखा है, यहाँ पे अंक की बिंदी लगी हुई है, इससे पता चल जाता है प्रवेश करते हैं। अध्यापक प्रवेश करते हैं। ये इस केस में टीचर को हम टीचर्स भी कह सकते हैं, टीचर भी कहते हैं, क्योंकि हिंदी में, सभ्यता में हमारे, जब किसी को हम रिस्पेक्ट देकर के बात करते हैं कि अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं, तो वह कभी कभी बहुवचनकर्ता के लिए हम यहाँ पे हैं का प्रयोग करते हैं, इससे बहुवचनकर्ता का हमें पता चलता है। और कभी कभी अगर वह एक वचनकर्ता की हम बात करते हैं, फिर भी यहाँ पे हैं का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब हम उस व्यक्ति के लिए सम्मान प्रकट कर रहे हैं। तो अगर हम ये जान करके बोल रहे हैं कि हम इस अध्यापक के लिए सम्मान प्रकट कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर टीचर को हम सिंगुलर लेंगे। ठीक है, टीचर यहाँ पे लिखेंगे। और अगर ये सम्मान की यहाँ पे बात नहीं है और ये है का जो इंडिकेशन है वो सब्जेक्ट को प्लूरल बता रहा है, यानी अध्यापक प्रवेश करते हैं, यानी कई सारे अध्यापक हैं जो कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, उस केस में इसको हम टीचर्स लिखेंगे, इसकी अंग्रेजी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं टीचर। टीचर प्रवेश करने की अंग्रेजी क्या होती है? इंटर्स इन द क्लास या क्लासरूम। तो टीचर इंटर्स इन द क्लास, क्या ये हमारा ट्रांसलेशन सही है? बिल्कुल सही है। अगर हम सब्जेक्ट को हमने सिंगुलर लिया है तो सिंगुलर के साथ हमारा इंटर में, इंटर जो वर्ब है इसमें यस जुड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया इसका ट्रांसलेशन। और यदि इसी वाक्य को, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला वाक्य इसलिए है क्योंकि अगर इसको हम सम्मान की दृष्टि से न देखें कि यहाँ पे जो हैं का प्रयोग करते हैं, यानी कई सारे अध्यापक हैं जो कक्षा में एक साथ हो सकता है प्रवेश कर रहे हों किसी कार्यवाही के लिए, तो वहाँ पर हम लिखेंगे टीचर्स। टीचर्स यानी अध्यापक, कई अध्यापक हैं। टीचर्स इंटर इन द क्लास। तो इसका जो अनुवाद है, ये दोनों अनुवाद सही है। अगर यह एक वचन लिया जाएगा तो इसका अंग्रेजी टीचर हो जाएगा, वाक्य में अगर ये बहुवचन है तो इसका टीचर्स हो जाएगा। और टीचर्स के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम यस का प्रयोग नहीं किए हैं क्योंकि ये बहुवचन करता है, इसलिए यहाँ पे यस का प्रयोग नहीं किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। आइए, कुछ बच्चे कक्षा में नहीं आते, कुछ बच्चे कक्षा में आते हैं। वाक्य हमारा है कुछ बच्चे कक्षा में आते हैं।
सबसे पहला स्टेप आपका यही है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए इसको कौन सा टेंस का वाक्य है। आप अपने मन से कीजिए, वीडियो को रोकिए और अपने मन से कीजिए। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ बच्चे कक्षा में आते हैं, ते हैं आ रहा है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसके अनुवाद करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। वर्ब में यस या यस लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए सबसे पहले हम इसमें, अब उसके बाद का हमारा जो प्रोसेस है वो ये कि हम इस सेंटेंस में देखेंगे कि सब्जेक्ट है क्या। तो सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है? कुछ बच्चों के बारे में। कुछ बच्चे कक्षा में आते हैं, कुछ बच्चे कक्षा में आते हैं। तो कुछ बच्चे जो हैं, सम चिल्ड्रन, ये क्या है? सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? आना, कम, ये आना है वर्ब। अब देखिए सम चिल्ड्रन कम इन द क्लास या क्लासरूम, जो भी लिखना चाहें। सम चिल्ड्रन कम इन द क्लास, ठीक है, कुछ बच्चे कक्षा में आते हैं। इसका ये ट्रांसलेशन हो गया। देखिए यहाँ पर हमने कम के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं किया है। इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये जो सम चिल्ड्रन हैं, जो कुछ बच्चे हैं, ये क्या है? बहुवचन करता है। ये प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है। बहुत सारे नहीं, लेकिन कुछ हैं तो कई बच्चों की बात हो रही है। एक से अधिक जब हो जाता है तब वहाँ पर हम उस सब्जेक्ट को प्लूरल मान लेते हैं। एक और है कि माँ खाना पकाती है। माँ खाना पकाती है। फिर से वही प्रोसेस, माँ खाना पकाती है, इसको आप क्या कहेंगे अंग्रेजी में? माँ को चाहे आप मदर लिखिए, मदर या मॉम, जो भी लिखना चाहिए, मॉम। कुक्स फूड। देखिए मॉम, देखिए है सब्जेक्ट। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, और यही हमारा आधार है। इसी आधार पर हम इसको बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को। मदर कुक्स फूड। कुक जो है, कुक मतलब होता है पकाना, खाना पकाने को अंग्रेजी में कुक कहते हैं। तो यहाँ पर यस का हमने प्रयोग किया है क्योंकि ये मदर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, अकेली है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। चपरासी गेट बंद करता है। चपरासी गेट बंद करता है। चपरासी गेट बंद करता है। अब इसमें भी पहचानिए आप, करता है, ता है आ रहा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चपरासी गेट बंद करता है। इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है? चपरासी के बारे में, यानी सब्जेक्ट कौन है? चपरासी। चपरासी, सबसे पहले हम लिखेंगे चपरासी यानी प्यून। प्यून, चपरासी को अंग्रेजी में कहते हैं प्यून। प्यून क्लोजेस द गेट, ठीक है। प्यून क्लोजेस द गेट। देखिए चपरासी अकेला था, एक वचन करता था, इसलिए हमने क्लोज में यस जोड़ दिया है, क्लोजेस का प्रयोग किया, क्लोजेस द गेट, ठीक है। इसमें कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। सैनिक आतंकवादियों को परास्त करते हैं। सैनिक आतंकवादियों
को परास्त करते हैं। परास्त करना, ये थोड़ा सा लंबा वाक्य है, लेकिन बहुत ही पेशेंस के साथ आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको ट्रांसलेट कीजिए। अगर आप स्टेप को फॉलो करते रहेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहला तो आप इसको पहचानिए। हालांकि जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट करा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मैं जो एग्जाम्पल लिखूँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही लिखूँगा, लेकिन आपको पहचानने की आदत नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको पहचानेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि किस टेंस का है और आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए करते हैं आ रहा है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। दूसरा स्टेप हमारा था कि अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट क्या है? कौन आतंकवादियों को परास्त कर रहा है? सैनिक कर रहा है। परास्त करने का काम कौन कर रहा है? सैनिक कर रहा है। सैनिक, तो सैनिक को अंग्रेजी में कहते हैं सोल्जर्स। सोल्जर्स वर्ब लिखेंगे इसके बाद परास्त करना। परास्त करना यानी हराना, हराना यानी डिफीट करना। ठीक है, सोल्जर्स डिफीट टेररिस्ट्स। सोल्जर मतलब होता है सैनिक, डिफीट द टेररिस्ट या टेररिस्ट। तो यहाँ पर आप देखिए इस वाक्य को जब पढ़ते हैं तो करते हैं आ रहा है। करते हैं से अभिप्राय तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ही, साथ में एक चीज़ और प्रकट हो रहा है, जो है लगा है, इससे पता चल रहा है सैनिक यानी कई सैनिक हैं। यानी ये जो सैनिक है बहुवचन है, यहाँ पे सोल्जर न लिख करके सोल्जर्स लिखेंगे। सोल्जर्स डिफीट टेररिस्ट्स, तो टेररिस्ट आतंकवादियों को कहते हैं। यहाँ पर देखिए डिफीट हमने प्रयोग किया, एक वचन, सॉरी यहाँ पर हमने एक ये क्योंकि प्लूरल था इसलिए यहाँ पर हमने यस या इसका प्रयोग वर्ब में नहीं किया है। डिफीट मतलब होता है परास्त करना या हराना। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद हमने लिखा ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? सैनिक आतंकवादी को परास्त करता है। आपकी सुविधा के लिए मैंने एक और वाक्य इसी के मिलता जुलता बनाया। सैनिक आतंकवादी को परास्त करता है। अगर ये लिखा हो तब आप क्या करेंगे? तब खाली इतना चेंज आएगा, यानी सैनिक आतंकवादी को परास्त करता है, यानी एक सैनिक है जो परास्त करता है। परास्त करने का काम एक सैनिक कर रहा है, वो सैनिक है। उसके लिए हम सोल्जर न लिख करके सोल्जर लिखेंगे। सोल्जर डिफीट्स टेररिस्ट्स। सोल्जर डिफीट्स टेररिस्ट्स, आतंकवादियों को सोल्जर आतंकवादी को परास्त करता है। यहाँ पर देखिए जब ये हमारा एक वचन हमने सब्जेक्ट ले लिया, इसके साथ हमने केवल यस, यहाँ पर यस का प्रयोग कर दिया। डिफीट में हमने यस जोड़ दिया, वर्ब में यस जोड़ दिया। तो आप ये जानते ही हैं कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ वर्ब में यस या यस का प्रयोग हम करते हैं। तो ये है। अब अगला हम एग्जाम्पल लेंगे अपना। वे मैदान में खेलते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। वे मैदान में खेलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस वाक्य में, इस सेंटेंस में ये देखिए कि खेलने का काम कौन कर रहा है? खेलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। खेलने का काम कौन कर रहा है?
यानी किसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है? वे को अंग्रेजी में कहते हैं दे, THEY दे। हमने आपको बताया था आई, वी, यू और दे के साथ वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दे प्ले इन द फील्ड, दे प्ले इन द फील्ड, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। मैदान को अगर प्लेग्राउंड लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, खेल के मैदान का प्रयोग हो जाएगा, दे प्ले इन द फील्ड। अगर लिखा होता वह मैदान में खेलता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये लिखा होता कि वह मैदान में खेलता है, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। वह मैदान में खेलता है। अब इसको क्या करेंगे? तो वह की अंग्रेजी होती है क्या? ही। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें क्या करेंगे? यस जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा इस तरह से आपका, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए, क्योंकि मिलता जुलता एग्जाम्पल आप नोट किए रहेंगे तो आपको उसको आपस में तुलना करके समझने में भी आसानी होगी। इसके बाद है दोस्तों, पुलिस चोर को गिरफ्तार करती है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। एक मेरे पास एग्जाम्पल है, पुलिस चोर को गिरफ्तार करती है। और दूसरा एग्जाम्पल है, पुलिस चोर को गिरफ्तार करता है। हमने दो एग्जाम्पल एक साथ लिए हैं ताकि हम इनके सब्जेक्ट को कंपैरिजन करके और सेंटेंस के साथ कंपैरिजन करके जान सकें। देखिए दोस्तों, इन दोनों सेंटेंसेस को जब आप पढ़ेंगे, पुलिस चोर को गिरफ्तार करती है, पुलिस चोर को गिरफ्तार करता है, सब्जेक्ट को देख करके आपको ये बात पता नहीं चल पा रहा है कि जो पुलिस शब्द है सिंगुलर है या प्लूरल है। लेकिन जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं तब आप समझ जाते हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो पुलिस चोर को गिरफ्तार करती है, यहाँ पर करती है शब्द आ रहा है, इसका मतलब है ये जो हमारा है ये बहुवचन है, प्लूरल, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। पुलिस चोर को गिरफ्तार करता है यानी एक कोई पुलिस वाला है, पुलिसमैन है जो चोर को गिरफ्तार करता है। यानी ये जो पुलिस है ये कैसा है? ये कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ये जो पुलिस है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अब इसको आप स्वयं से अनुवाद कीजिए, अनुवाद के नियम आपको पता ही हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आप लिखिए इसका, पुलिस अरेस्ट ठीक। देखिए दोस्तों, पुलिस क्योंकि प्लूरल हमने सब्जेक्ट बताया, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसके साथ यहाँ पर वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं किया है। और यहाँ पर क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसका वाला ट्रांसलेशन देखिए, यहाँ देखिए, पुलिस अरेस्ट्स द थीफ। ये आपका, ये दोनों आपका ट्रांसलेशन हो गया दोस्तों, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लीजिए।
और हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। वह पेड़ पर चढ़ता है। एक यह भी एग्जाम्पल है कि वह पेड़ पर चढ़ता है। इसको आप अनुवाद कीजिए, इसको आप स्वयं से कीजिए। बिल्ली मेज पर चढ़ती है। एक और एग्जाम्पल है इसी से मिलता जुलता। बिल्ली मेज पर चढ़ती है। दोनों आप सॉल्व कीजिए, वीडियो को रोक करके इसको नोट कीजिए, स्वयं से इसको ट्रांसलेट कीजिए। उसके बाद मैं इसको अब सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए, वह पेड़ पर चढ़ता है। इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही क्लाइंब ट्री या द ट्री का भी यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। ही क्लाइंब द ट्री, क्या ये हमारा सही है? बिल्कुल सही, लेकिन एक गलती है। गलती क्या है? ही क्लाइम्स ट्री होगा, क्योंकि यह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए क्लाइम्स ट्री होगा। चढ़ने को अंग्रेजी में कहते हैं क्लाइंब। देखो दोस्तों, कुछ वर्ब ऐसे हैं सारे एक साथ लिखाना पॉसिबल भी नहीं था। ट्रांसलेशन के दौरान आप जो नए वर्ब आ रहे हैं उनको आप याद करते चलिए, और आपको मैं अंग्रेजी ग्रामर की कोई बुक बता दूंगा, उसमें जो है पूरा लिस्ट बना रहेगा। ठीक है, तो जब भी किसी भी आप एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, उस दौरान कोई आपको दिक्कत आती है, तो उस लिस्ट में आप जा करके ढूंढेंगे तो वर्ब का अंग्रेजी आपको मिल जाएगा, तीनों फॉर्म भी मिल जाएंगे, और बार बार इस तरह से प्रैक्टिस करते करते उसके आपको तीनों चारों फॉर्म याद हो जाएंगे। चलिए, इसी से मिलता जुलता एक दूसरा है, इसको आपने क्या किया होगा, इसको नहीं किए तो कीजिए, अन्यथा मैं हल करने जा रहा हूँ। देखिए, बिल्ली मेज पर चढ़ती है। द कैट climbs on the table। यहाँ पर दोस्तों द कैट, यहाँ पर भी देखिए ये एक वचन करता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्लाइंब में यस जोड़ा हुआ है, वर्ब में यस जोड़ा हुआ है। द कैट क्लाइम्स ऑन द टेबल। अच्छा, यहाँ पर हमने देखिए एक चीज़ और है, ऑन द टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे कि ऑन द टेबल है और यहाँ पर ही क्लाइम्स ट्री, ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप पेड़ पर चढ़ते हैं तो पेड़ के जस्ट ऊपर नहीं चढ़ते हैं। जैसे ये ट्री है तो ट्री के जस्ट चढ़ करके इसके ऊपर नहीं बैठ जाते, इसके किसी शाखाओं पर बैठते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप चढ़ते हैं, बगल में होते हैं। ठीक है, और जब बिल्ली जो है टेबल पे चढ़ती है, तो जैसे अगर टेबल ऐसे है, टेबल है ये, तो टेबल के ऊपर जा करके ऐसे बैठ जाती है, इसलिए इसको ऑन द टेबल कहते हैं। जब हम आपको प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तब अपॉन, ऑन, इनटू आदि शब्दों का प्रयोग करना बताएंगे। फिलहाल अभी आप अनुवाद करना सीखिए। थोड़ी बहुत त्रुटियां रहेंगी, लेकिन जब पूरी तरह से आपको सेंटेंस आ जाएगा तब जो है आप जो इसके ग्रामर के और सारे जो रूल्स होते हैं, कहाँ कैसे करना है, उसको हम आगे बताएंगे। नोट कर लीजिए। कुछ और एग्जाम्पल आपको हम सॉल्व करवाते हैं। देखिए, वह चित्रकला बनाती है। वह चित्रकला बनाती है। इसको खुद से अनुवाद कीजिए। वह चित्रकला बनाती है, ये सब्जेक्ट है, बनाना वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट।
शी मेक्स पेंटिंग। पेंटिंग को अंग्रेजी में कहते हैं चित्रकला। मेक्स मतलब होता है बनाना। सी मतलब वह स्त्रीलिंग है इसलिए सी का प्रयोग। ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ हमने बताया था वर्ब में यस या यस का प्रयोग करते हैं, तो मेक जो है मेक की जगह मेक्स का हमने प्रयोग किया है। मेक्स, सी मेक्स पेंटिंग। सी मेक्स पेंटिंग। सीमा घर को सजाती है। अगला आप वाक्य लिखिए, सीमा घर को सजाती है। सजाती है। इस वाक्य में दोस्तों देखिए, एक बार फिर से वही पूरा स्टेप दोहराएंगे कि सबसे पहले हम वाक्य को पढ़ेंगे। सीमा घर को सजाती है, पढ़ लिया। अब क्या किया, इसका हमें टेंस पता करना है, तो ती है आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका नियम क्या है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब में यस या यस लगता भी है नहीं भी लगता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सीमा है। सीमा घर को सजाने का काम कर रही है। सीमा के बारे में हमें क्या जानकारी प्राप्त हो रहा है कि सीमा घर को सजाती है। तो यहाँ पर देखिए, सीमा घर को सजाती है। सबसे पहले लिखिए सीमा। सीमा सजाने को अंग्रेजी में कहते हैं डेकोरेट, टू डेकोरेट या डेकोरेटिंग। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, डेकोरेट। सीमा डेकोरेट द हाउस। अब देखिए, सीमा क्योंकि हमारा था एक वचन के साथ हम इसमें यस जोड़ देंगे, डेकोरेट्स हो जाएगा। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया ये एग्जाम्पल का ट्रांसलेशन। सीमा घर को सजाती है, सीमा डेकोरेट्स द हाउस। नोट कीजिए, डॉक्टर मरीज को सलाह देते हैं। डॉक्टर मरीज को सलाह देते हैं। देखिए, डॉक्टर मरीज को सलाह देते हैं। डॉक्टर मरीज को सलाह देते हैं। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं दोस्तों, एक है डॉक्टर, एक है मरीज और एक है सलाह देना। ठीक है, तो सलाह देना और डॉक्टर। अच्छा, मरीज क्या है, क्या मरीज सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट क्या है, पहचानिए सब्जेक्ट क्या है। किसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो रही है या किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है? डॉक्टर मरीज को सलाह देते हैं। डॉक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है कि डॉक्टर सलाह देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो द डॉक्टर सलाह देने को अंग्रेजी में कहते हैं एडवाइस। द डॉक्टर एडवाइसेस द पेशेंट। देखिए, द डॉक्टर ये सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हो गया, फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया। 3 ही चीज़ है, कोई बहुत बड़ा वाक्य नहीं है। द डॉक्टर एडवाइसेस द पेशेंट। अब यहाँ पर देखिए, द डॉक्टर एडवाइसेस द पेशेंट, यहाँ पर देखिए वर्ब में यस जोड़ा हुआ है। एडवाइस में यस जोड़ा हुआ क्यों? क्योंकि डॉक्टर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, इसलिए यहाँ पर हमने यस जोड़ा हुआ है। नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम प्रतिदिन 1 सेब खाता है। राम
प्रतिदिन एक सेब खाता है। राम प्रतिदिन एक सेब खाता है। देखिए इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए, वर्ब ढूंढिए और ऑब्जेक्ट ढूंढिए। आइडेंटिफाई कीजिए सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है आपको। सेब के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है कि सेब जाता है या सेब लाल है या काला है, नहीं। राम के बारे में मुख्य जानकारी राम के बारे में प्राप्त हो रही है। और जो वर्ब है या क्रिया है या कोई काम होना है, यानी वर्ब क्या है, खाता है, खाने का काम हो रहा है। तो खाने का काम कर कौन रहा है, ये आपका राम कर रहा है। तो राम सेब खाता है, यानी सब्जेक्ट कौन हो गया, राम हो गया। ये है सब्जेक्ट और ये है आपका वर्ब खाना, ईटिंग, ईट माने खाना। प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी डेली, ये ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गया। किसका पार्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गया। अब लिखिए, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखिए राम, यहाँ पे लिखिए राम, राम। वर्ब लिखिए ईट, ईट, ANAPPLE एप्पल, क्या खाता है, एप्पल, डेली। प्रतिदिन को अंग्रेजी में कहते हैं डेली या एवरीडे, एवरीडे भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों क्या ये हमारा अनुवाद सही है, चेक कीजिए। जब तक आप चेक करने की अपने अंदर हैबिट डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे, इसलिए चेक कीजिए। राम ईट एन एप्पल, यहाँ तक तो सब सही है। यहाँ क्या प्रॉब्लम है, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर के साथ हमने कहा था वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, तो हमने यहाँ तो नहीं किया है, इसलिए हमारा पूरा वाक्य गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यस जोड़ देते हैं। ठीक है, राम ईट्स एन एप्पल डेली, ये आपका अनुवाद हो गया। नोट कीजिए इसे। बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर खुद से बनाए, क्योंकि यहाँ जब आपको मैं वीडियो शूट करते समय जब आपको पढ़ाता हूँ उस समय सोचने में टाइम लगता है और फालतू का समय बर्बाद होता है। इसलिए मैंने आज कुछ एग्जाम्पल पहले से बनाकर नोट किए हुए हैं और उसको यहाँ पर आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। यात्री नदी पार करते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यात्री नदी पार करते हैं, इसको आप स्वयं से कीजिए। यात्री को अंग्रेजी में ट्रेवलर कहते हैं। पार करना यानी क्रॉस करना, क्रॉस। नदी को रिवर कहते हैं। बाकी चीज़ें आप लिखिए, बाकी आप ट्रांसलेट कीजिए। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें, यात्री सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट ट्रेवलर्स। द रिवर, देखिए रिवर प्राकृतिक है, इसके भी आगे द का प्रयोग होगा, आर्टिकल का प्रयोग। ट्रेवलर्स क्रॉस द रिवर, क्या यहाँ पे क्रॉसेस होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यात्री हमारा है, बहुवचन करता है। यात्री यहाँ पे ट्रेवलर्स, जब यात्री की बात कर रहे हैं, करते हैं आ रहा है, यानी बहुत सारे यात्री। अगर हम ये कहे होते कि यात्री नदी पार करता है, यानी एक यात्री की बात हो रही होती, उस समय हम ट्रेवलर्स न प्रयोग करके सब्जेक्ट में ट्रेवलर प्रयोग करते और उसके साथ वर्ब में यस या यस का प्रयोग करते। परंतु इस वाक्य में यात्री नदी पार करते हैं, यहाँ पर जो यात्री है ये बहुवचन के रूप में हम ले रहे हैं, इसको प्लूरल ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यस या इसका प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं। क्रॉस, ट्रेवलर्स क्रॉस द रिवर, ये आपका हो गया इसका ट्रांसलेशन। नोट कीजिए।
वृद्ध व्यक्ति सड़क पार करता है। इसी से संबंधित एक और है, वृद्ध व्यक्ति सड़क पार करता है। जब भी आप कहीं जाएं, किसी बाजार में भीड़ भाड़ वाले स्थान पर कोई वृद्ध व्यक्ति सड़क पार कर रहा हो और उसे दिक्कत महसूस हो तो उसका हेल्प किया कीजिए। तो वृद्ध व्यक्ति सड़क पार करता है, क्योंकि एक न एक दिन हमें भी वृद्ध होना ही है, ठीक है। तो वृद्ध व्यक्ति सड़क पार करता है। यहाँ पर देखिए, इसको लिखिए, वृद्ध व्यक्ति को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? सड़क पार करने का काम कौन कर रहा है? वृद्ध व्यक्ति। यानी वृद्ध व्यक्ति क्या है? सब्जेक्ट है। ओल्डर पर्सन क्रॉस द रोड। यहाँ पर अब फिर से मिलान कीजिए। ओल्डर पर्सन, एक व्यक्ति की बात हो रही, एक ही वृद्ध व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्तियों की बात नहीं हो रही, वृद्ध व्यक्ति की बात हो रही है, एक वचन है, इसलिए इसमें हम यस या यस जोड़ेंगे। तो क्रॉस ऐसा शब्द ही है जिसमें यस पहले से लगा है, 2 यस, तो एक यस और नहीं लगाएंगे, यहाँ पे ईएस लिखेंगे, क्रॉसेस, ठीक है। द ओल्डर पर्सन क्रॉसेस द रोड, नोट कीजिए इसे। अगला हमारा एग्जाम्पल है, राम बुजुर्गों की मदद करता है। नोट कीजिए, या सहायता करता है। मदद करना मतलब सहायता करना, सहायता। चलिए अब बताइए, राम बुजुर्गों की सहायता करता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? राम है, राम है आपका सब्जेक्ट, वर्ब क्या है? सहायता करना, वर्ब, ऑब्जेक्ट है बुजुर्गों। इसको अंग्रेजी में लिखिए, राम, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे। सहायता करने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हेल्प, हेल्प्स एल्डरली। राम हेल्प्स एल्डरली या ओल्ड पर्सन्स यहाँ लिख सकते हैं, ओल्ड पर्सन्स भी लिख सकते हैं, बुजुर्गों के लिए, ठीक है। तो राम हेल्प्स, देखिए यहाँ पे एक वचन है, इसके साथ हमने हेल्प में यस जोड़ा हुआ है। हेल्प, हेल्प्स, हेल्प्ड, हेल्प, ठीक है। तो वर्ब है हेल्प, हेल्प मतलब तो सहायता करना। राम हेल्प्स एल्डरली, या इसको लिख सकते हैं ओल्ड पर्सन। यहाँ पर आप ओल्ड पर्सन भी लिख लीजिए, ओल्ड पर्सन, तब भी आपका जो सेंटेंस सही होगा। नोट कीजिए, आइए कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। सूर्य पूर्व में उगता है। सूर्य सूर्य पूर्व में निकलता है या उगता है, तो इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? देखिए, निकलने का काम कौन कर रहा है? सूर्य कर रहा है। सूर्य को अंग्रेजी में कहते हैं सन, द सन,
हमने आपको बताया था कि सन के प्रयोग के पहले, मून के प्रयोग के पहले, अर्थ के प्रयोग के पहले द का प्रयोग करेंगे। द सन राइसेस या राइसेस, द सन राइसेस इन द ईस्ट। ईस्ट मतलब होता है पूरब, पूरब दिशा। ईस्ट, ईस्ट इधर है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये चार मुख्य दिशाएं हैं, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसको भी नोट कर लीजिए। इसमें कोई दिक्कत हो, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे लड़कियां बाजार से कपड़े खरीदती हैं। लड़कियां बाजार से कपड़े खरीदती हैं। लड़कियां बाजार से कपड़े खरीदती हैं। इसमें क्या है? इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, पहचानिए। लड़कियां बाजार से कपड़े खरीदती हैं, किसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है? लड़कियों के बारे में। तो लड़कियां हो गई सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। काम क्या कर रही हैं? परचेज करने का या बाई करने का, खरीदने का काम कर रही हैं। कहाँ से? बाजार से। बस तीन ही चीज़ तो इसमें है। तो लिखिए गर्ल्स, गर्ल्स बाई क्लॉथ्स फ्रॉम मार्केट। एक बात यहाँ पर आपको हम बताएं, एक नई चीज़, कि फ्रॉम मतलब का होता है से। फ्रॉम मतलब होता है से। जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है, जैसे मार्केट से हम कोई चीज़ लेकर के आए, तो वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और एक होता है से का प्रयोग, से शब्द का प्रयोग होता है के द्वारा के रूप में। उसके लिए बाई का प्रयोग करते हैं, बी वाई, बाई। ठीक है। तो वो जब हमको पंचुएशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, ग्रामर में पढ़ाएंगे। फिलहाल आप अभी ट्रांसलेशन सीखिए। ये हो गया आपका। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। किसान खेत जोतता है, बहुत ही अच्छा। किसान खेत जोतता है। जोतने की अंग्रेजी होती है प्लाउ। किसान खेत जोतता है, यानी यहाँ पर वर्ब क्या है? जोतना है। और सब्जेक्ट क्या है? किसान है, फार्मर। फार्मर प्लाउ फील्ड। फील्ड या द फील्ड भी प्रयोग कर सकते हैं। फार्मर प्लाउ द फील्ड या फील्ड। ठीक है, ये आपका हो गया। इसमें कोई गलती हो तो बताइए, गलती भी आप ढूंढिए खुद से। किसान की बात कर रहा है, यानी एक किसान है। जोतता है का लिखा है, यानी एक किसान है, यानी सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हम इसमें यस जोड़ देंगे, वर्ब में यस जोड़ देंगे। ठीक है। फार्मर प्लाउस फील्ड या द फील्ड। द फील्ड ज़्यादा अच्छा लगेगा, सही भी है। द, तो द का प्रयोग एक अलग से जब वीडियो हम बनाएंगे ट्रांसलेशन करने के पूरे बाद, तब आप पूरा उसको डिटेल में सीखेंगे। ऐसे आप सेंटेंस को सीखते जाइए और अनुभव के आधार पर आप सीखते रहिए नई नई चीज़ों को। और जब हम आपको वो टॉपिक पढ़ाएंगे तब आपको बहुत आसान लगेगा। क्यों?
क्योंकि आपको पूरा जो है ट्रांसलेशन करना आता रहेगा, सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। किसान सरकार की नीतियों के विरुद्ध आंदोलन करते हैं। बहुत ही अच्छा